Hello students, welcome to class 9 biology, and today's topic is animal husbandry. Animal husbandry is a branch of agriculture that deal with the farming and management of domestic animals. You do know domestic animals? The animals were kept at house for different purpose, for milk, for meat, for eggs, for farming, and so many purposes. So today I have to discuss about the animal husbandry. Proper feeding to livestock. What are the livestock? The domestic animals which are kept at house for different purpose, they are known as livestock. And various aspects of animal husbandry include what? Proper feeding. हमारे जो लाइव स्टॉक होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, उनको प्रॉपर फीडिंग करते हैं हम, कैसे खाना खिलाएं उसको अच्छे से जिससे वो हेल्दी रहें. प्रॉपर शेल्टर फॉर लाइव स्टॉक, उनके रहने की व्यवस्था जिससे वो हेल्दी हों, स्वस्थ हों. जब हेल्दी होंगे तो हमें अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, चाहे वो मीट हो, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो एग्स हो, चाहे हमें ऊल मिलते हैं, तो डिफरेंट क्वालिटी मिलेंगी आपको, अच्छी क्वालिटी. प्रॉपर हेल्थ एंड केयर ऑफ लाइव स्टॉक. हमारे जो एनिमल्स हम रखते हैं वो लाइव स्टॉक कहते हैं उनको. लाइव स्टॉक को हम का प्रॉपर टाइम टू टाइम डॉक्टर्स के होते हैं, टाइम टू टाइम उनको इंजेक्शन चाहिए, टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन चाहिए, उनको कोई डिजीज़ ना फैलने पाए, ये सारी चीज़ भी इंक्लूड होती हैं. सो प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. उनकी अच्छे से ब्रीडिंग होनी चाहिए, उनका अच्छे से रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्रॉसिंग होनी चाहिए, उनको अच्छे जो है सीमेन उनको मिलने चाहिए, जिससे अच्छी वैरायटी की उनके जो है ऑफस्प्रिंग्स पैदा हों. और साथ ही साथ उनके जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे मिल्क मिल रहा है तो मिल्क का अच्छा यूटिलाइजेशन हो, उसको हम डेयरी में उसको सप्लाई करें, उससे जो है बटर का यूज़ करें. ये सारी चीज़ें हम उसके अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ कैटिल. इसमें कौन कौन से आते हैं? काऊ, बफेलो, गोट, सीप, पिग्स, कैमल, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. और फिश फार्मिंग सारी आती. पोल्ट्री में मुर्गी पालन होता है, कैमल, पिग और फिश फार्मिंग आर ऑल्सो बी कीपिंग. और बी भी पालते हैं, मधुमक्खियाँ पालते हैं, शहद निकलता है. तो सारा इंक्लूड होता है इसमें, एनिमल हस्बेंड्री में होता है. इसकी नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री टू फुलफिल द इंक्रीज? नाउ यू नो वेरी वेल कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से अगर हम अपनी वैरायटी, अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते हैं तो हमें खाने को नहीं मिलेगा. जैसे अनाज के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, दूध के लिए वाइट रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन क्यों लाया गया? जिससे उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए. तो एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट है. वाई? टू फुलफिल द इंक्रीज नीड ऑफ फास्ट ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन फॉर मिल्क प्रोडक्ट, एग्स एंड मीट. देयर इज अर्जेंट नीड टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी इंक्रीज इन देयर प्रोडक्शन. साइंटिस्ट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन हैव टू लीड टू. यानी कि इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं तो हमारी जनसंख्या तेज़ से बढ़ रही है कि ये भूखमरी कगार पर आ जाएंगे, स्टार्वेशन हो जाएंगे, लोग भूखों मर जाएंगे. इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वाइट रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क. सिल्वर रेवोल्यूशन इंक्रीज द एग प्रोडक्शन एंड ब्लू रेवोल्यूशन इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन. इनके लिए डिफरेंट रेवोल्यूशंस लाए जा रहे हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं. और रोल, नाउ व्हाट द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? इसका रोल क्या है? एनिमल हस्बेंड्री मेक अस अवेयर अबाउट द प्रॉपर केयर एंड राइट मैनेजमेंट ऑफ आवर लाइव स्टॉक. यानी कि हम इससे ये अवेयर होते हैं, अवेयरनेस आती है. हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक इसका डिपार्टमेंट बना हुआ है एनिमल हस्बेंड्री का, जो कि हमारे किसानों को, हमारे लाइव स्टॉक होल्डर्स को वो ट्रेनिंग देता है. ट्रेनिंग कि हाउ टू इंक्रीज द नीड ऑफ द पीपल इन द एनिमल हस्बेंड्री, प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड. उनको कैसे प्रॉपर फूड दें, हम अच्छी वैरायटी खाना दें. शेल्टर, उनके रहने की व्यवस्था, जहाँ वो रहते हैं उनको रहने की व्यवस्था अच्छी सी हो, वहाँ वो रहें. सूखा जगह होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, एयरी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए इनके लिए. एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन. और उसके डॉक्टर्स होते हैं जो टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं हमारे लाइव स्टॉक जहाँ भी होते हैं, चाहे काऊ हो, चाहे बफेलो हो, चाहे पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे फिश फार्मिंग हो. सभी की अच्छे से उनकी ट्रीटमेंट होता है टाइम टू टाइम, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन होने से हमारे लॉस ना हो. इट हेल्प इन प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी ब्रीड ऑफ आवर लाइव स्टॉक बाय सिलेक्शन एंड क्रॉस ब्रीडिंग. सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो आपके लाइव स्टॉक की ब्रीड क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए.
उसका अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी क्रॉस ब्रीडिंग बढ़िया होनी चाहिए। इट हेल्प इन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सेल ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, जैसे कि आपका फ़िश है, फ़िश अगर आपको मिलती है तो टाइमली उसको आप अच्छे से पैकिंग करके, डिहाइड्रेशन करके, कैसे भी उसको सेट करके और उसको फॉरेन कंट्रीज़ में उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपने कंट्री के अंदर सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका हम प्रॉपर सेल करें, प्रॉपर मैनेजमेंट करें। इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर पर्सन एंड एनहेंस इनकम ऑफ फार्मर। और इसमें क्या होता है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। फार्मिंग के केस में हमारे फार्मर्स को जो है इनकम हो रहा है उनका अच्छा खासा। तो इस तरीके से हम हस्बेंड्री को यूज़ करके अपने हम सोसाइटी में, अपने देश में हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो फार्मर्स थे, खाली धान गेहूँ में बचे रहते थे, अब उनको अच्छा खासा कैश क्रॉप मिल रहा है। कैश क्रॉप साथ में ये एनिमल हस्बेंड्री से उनको कैश रुपये मिल रहे हैं। दूध निकालते हैं, दूध जाकर के सेल करते हैं डेयरी में, उनको पैसे मिल जाते हैं। सो इट टेल्स अबाउट प्रॉपर यूज ऑफ एनिमल वेस्ट टू इनरिच सॉइल फर्टिलिटी। और एनिमल के जो वेस्ट निकलते हैं, काऊ डंग, बफेलो डंग, उस डंग को हम प्रॉपर डंप करके उसको प्रॉपर केयर करके उसका न्यूट्रिएंट तैयार करते हैं, उसके मैन्योर तैयार करते हैं। वो मैन्योर हमारे खेतों में पड़ता है, अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, उससे और हमारे खेत उपजाऊ हो जाते हैं। और सॉल्व और एनर्जी प्रॉब्लम बाय जनरेटिंग गोबर और बायोगैस। और दूसरी चीज़, हम गाँव में जहाँ पर लाइट समस्या थी तो लाइट सारे गाँव में भी आ गई है, बट अभी भी कई जगह प्रॉब्लम है। वहाँ पर गोबर को स्टोर करके एक प्लांट बनाते हैं, प्लांट में गोबर गैस बनाते हैं, उस गैस से हम चूल्हा जलाते हैं, लाइट जलाते हैं। फील्ड ऑफ हस्बेंड्री, इसकी फील्ड क्या क्या है? हस्बेंड्री इंक्लूड कैटिल फार्मिंग, जिसमें हम कैटिल, चाहे वो काऊ हों चाहे गोट हों, कैटिल फार्म करते हैं, मिल्क मिलता है। पोल्ट्री फार्मिंग, एग के लिए हम मुर्गी मुस्ली जो है पोल्ट्री में मुर्गियाँ पालते हैं, उनके अंडे मिलते हैं। फिश फार्मिंग, इनलैंड एंड मैरीन फिश। इनलैंड माने कि आपकी जो गाँव में पॉन्ड में फ़िश होती हैं, फ्रेश वाटर फ़िश होती हैं। और मैरीन वाटर यानी कि समुद्रों में जो होती हैं फिसलियाँ, वो मैरीन फ़िश कहलाती हैं। मैरीन में समुद्री, इस तरीके समुद्रों में और फ्रेश वाटर में हम जो है फ़िश फार्मिंग करते हैं। बी कीपिंग, आपने देखा होगा, हॉनी बी के लिए वी हाउस बनाए जाते हैं, वहाँ मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं और मधुमक्खियों से हम फिर हॉनी मिलता है, हॉनी से मेडिसिन बनता है, उसकी पूरे देश में तमाम दवाएँ बनती हैं, तो वो भी हमारे किसानों को मिल जाता है। एंड पिग फार्मिंग, पिग बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, पिग का फार्मिंग होती है। पिग के मीट बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, उसको लोग लेते हैं, उसके जो है फैट अच्छे होते हैं, फैट निकाले जाते हैं। तो इस तरीके से होता है कैटल फार्मिंग। पर्पज़ ऑफ कैटल फार्मिंग क्या है? कैटल फार्मिंग इन रेजिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, मीट, स्किन एंड फॉर एग्रीकल्चर। ऑलरेडी बता चुके हैं, जो मिल्क देते हैं उनको मिल्क ब्रीड और डेयरी एनिमल कहते हैं, जिनमें आपके जो काऊ, बफेलोज, गोट एंड कैमल्स आते हैं। इनको दूध के लिए पालते हैं, इनसे दूध मिलता है, फैट मिलता है, इनसे मक्खन मिलता है, बटर मिलता है। मिल्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट फूड, यू नो वेरी वेल। मिल्क हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कंप्लीट फूड होता है। वाई? बिकॉज इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ मिल जाती है। सो ड्रॉट ब्रीड, लाइव स्टॉक रेयर्ड फॉर प्लॉइंग फील्ड, जो उनके हमारे जो मेल एनिमल्स होते हैं, उनको हम जो है अपने खेतों में जो है उनको खेत प्लॉइंग के लिए यूज़ करते हैं। खेत को हम जोतते हैं उसमें बलक्स, हॉर्सेज, म्यूल्स एंड कॉमन इंडिजिनस ड्रॉट ब्रीड आर नगेरी, हल्कर एंड द मालवी। ये सारे वैराइटीज़ हैं जो कि हमारे खेतों में जुताई काम आ जाते हैं। डुअल पर्पज़ ब्रीड आर जनरल ब्रीड्स, कुछ ऐसे ब्रीड्स जैसे हरियाणा, थरपाकर, ओंगोल, ये सारे जो ब्रीड्स होते हैं ये डुअल होते हैं। इसमें जो है मेल्स आर गुड एट ड्रॉट एनिमल्स एंड फीमेल्स आर गुड फॉर मिल्क। फीमेल बहुत अच्छा मिल्क देती हैं और मेल बहुत अच्छे ड्रॉट एनिमल्स होते हैं। ड्रॉट एनिमल मीन्स वो खेत की जुताई काम आते हैं, वो बुला कॉर्ड ढोने में काम आते हैं। मिल्क ब्रीड काउज, मिल्क ब्रीड क्राउड में आपके देखिए इंडिजिनस ब्रीड, साहिवाल आपने सुना होगा, गिर, रेड सिंधी एंड थापाकर, ये सारे जो हमारे वैराइटीज़ हैं ये इंडिजिनस ब्रीड आती हैं, अच्छी से दूध देती हैं, बढ़िया दूध होता है, दूध में फैट अच्छा होता है। एक्जोटिक ब्रीड जो हमारे बाहर से आते हैं, ब्रीड है विच हैव बीन इम्प्रूव्ड फ्रॉम द अब्रॉड, हम बाहर कंट्री से उनको लाए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जर्सी, नाम सुना होगा, जर्सी दूध बहुत ज़्यादा देती हैं, 60 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर्स इनके मिल्क होते हैं, ज़्यादा क्वालिटी में मिल्क मिलता है इनसे, है ना। उसके बाद आपके होल्स्टीन है ना, फ्रिजियन होते हैं, आपके ब्राउन स्विस होते हैं, ये सारे फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किए गए वैराइटीज़ हैं जो कि काफ़ी अमाउंट में हमें मिल्क देते हैं। क्रॉस ब्रीड और द इम्प्रूव्ड ब्रीड
और एक क्रॉस ब्रीड फॉरेन कंट्रीज और इंडियन कंट्रीज के मिला करके उसके क्रॉस ब्रीड बना दिया है। करन स्विस, करन फ्रेश, है ना, वो जो फ्रिजियन होते हैं एंड फ्रिजबॉल, कई तरीके मिला करके बना दिए गए हैं ये क्रॉस ब्रीड्स। तो इस तरीके से आपके ये ब्रीड्स हो गए। लिस्ट ऑफ क्रॉस ब्रीड काउज देखो दिया हुआ है, जैसे क्रॉस ब्रीड काउज हैं करन फ्राइज, करन स्विस एंड फ्रिजबॉल, ये सारे आपकी वैरायटीज दी गई हैं। ब्रीड ऑफ बफेलोज, बफेलोज इज पोटेंशियली द मोस्ट प्रोडक्टिव एनिमल्स, इट हैज़ अ लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ओवर 20 ईयर्स, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन द कंट्री। आप लोग भी भैंस का दूध पीते होंगे, बफेलो का मिल्क होता है और ये 20 ईयर्स की लाइफ स्टाइल होती है, तो इस तरीके से ज़्यादा अमाउंट में मिल जाती है। एंड देयर आर 10 ब्रीड ऑफ बफेलोज इन आवर कंट्री, सम ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ बफेलोज आर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिस्टेड। ये दिया हुआ है, मुर्रा आपने देखा होगा, ये आपके हरियाणा और पंजाब में होते हैं, इनकी मिल्क काफ़ी अच्छी यील्डिंग करते हैं ये, है ना। ऐसे बहुत सारे आपकी वैरायटीज़ दी हुई हैं। तो ये जो वैरायटी बफेलो की हैं वो अच्छे खासे मिल देती हैं। बफेलोज मिल्क इज़ सुपीरियर टू काउज मिल्क, इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट फैट। काउज मिल्क जो होती है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज बहुत इसमें फ़ैट की क्वांटिटी कम होती है और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। लेकिन बफेलो की जो मिल्क होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी में, और हमारे फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन्स ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसलिए बफेलो की मिल्क बहुत ही, और उससे हमारे क्रीम मिलता है, बटर मिलता है, तो ये सारे चीज़ बफेलो मिल्क में होती हैं। बफेलो का मिल्क काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ब्रीडिंग ऑफ कैटिल और इंडियन मिल्क ब्रीड ऑफ काउज प्रोवाइड एन एवरेज ऑफ 6 to 8 लीटर। हमारे इंडिया की जो ब्रीड होती है वो उनकी कम जो है दूध होता है, उसमें मिल्क कम होता है। और एक्जोटिक ब्रीड जो हमारे बाहर की ब्रीड आई है उसमें मिल्क ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी क्रॉस ब्रीडिंग कर दी गई है। क्रॉस ब्रीडिंग में हमें 2 चीज़ मिल जाती हैं, हमें इंडियन मिल्क का स्वाद, उसमें अच्छा सा फैट, दूध अच्छा सा गाढ़ा सा दूध मिलता है, और साथ में क्वांटिटी मिल जाती है हमको। फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर टेकन टू कंसिडरेशन वाइल सर्टेन ब्रीड फॉर क्रॉस। क्रॉस के लिए क्या हमें चाहिए? लैक्टेशन पीरियड, उनका लैक्टेशन पीरियड कितने समय तक दूध देते हैं समझिए, है ना। रिप्रोडक्टिव पीरियड, कितने टाइम में उनका रिप्रोडक्शन होता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, उनके अंदर उनका न्यूट्रिशन कितना उनको चाहिए। अब आपको सब देखना है ना कि कोई हमारी गाय है तो कितने समय तक दूध दे रही है। लैक्टेशन पीरियड कितना उसका है, लैक्टेशन में दूध कितने टाइम, 2 महीने में गाय ख़त्म, जो उसका दूध नहीं ख़त्म, बंद कर दिया तो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो लैक्टेशन पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं जो क्लाइमेट में सूटेबल नहीं होती हैं, तो हमें ऐसा ब्रीड चाहिए जो हमारे हर क्लाइमेट में, ठंडा मौसम में, गर्म मौसम में, एवरीवेयर वो एडजस्ट हो जाएं। डिजीज़ रेजिस्टेंस, हमारी जो ब्रीड होनी चाहिए उनमें रोग से रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग ही है, अगर रेजिस्टेंस पावर आपके अंदर है तो रोग कम होगा आपको। तो ये देखना आपको है कि जो हमारी ब्रीड हो वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि डिजीज़ नहीं होना चाहिए, और जनरल हेल्थ और उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको देखना है। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आप सब ने मिल दिया है। तो काऊ में देखिए आप, फैट बहुत कम होता है, इसलिए काऊ का मिल्क बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, या बुज़ुर्गों के लिए अच्छा होता है, ओल्ड एज के लिए अच्छा होता है। जब फैट का डाइजेशन कम हो जाता है, हमारी गॉल ब्लैडर से बाइल जूस कम निकलता है, तो उस समय देखिए आप प्रोटीन, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है, शुगर आपका मिलता है, वाटर होता है। ऐसे बफेलो मिल देख लीजिए आप, एग में फैट 12, प्रोटीन 13, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। चार्ट आपका है जिसमें दिया गया है कि एनिमल्स के प्रोडक्ट्स और उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी होती है। मेथड ऑफ ब्रीडिंग, ब्रीडिंग में भी डन बाई नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल। नेचुरल ब्रीडिंग, नेचर में जैसे कि आपके काऊ बफेलो की ब्रीडिंग नेचुरली होती है, और आजकल काफ़ी कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम स्टार्ट हो गया है। आर्टिफिशियल इंसीमेशन, उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ सीमेन का स्टोरेज होता है, सीमेन का बैंक होता है, अच्छे बफेलो का जो सीमेन इकट्ठा रहता है। आपको कौन सा वैरायटी चाहिए, आपको साहिवाल चाहिए, आपको जर्सी चाहिए, जो भी व्हाट रिक्वायरमेंट यू हैव यू कैन टेक फ्रॉम दैट साइड, आप वहाँ से ले सकते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग, इट इन्वॉल्व क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनियस काऊ विद द बुल्स ऑफ द high milk yielding foreign breed by mating. This is traditional method of breeding. ये ट्रांसलेशनल मेथड ब्रीडिंग है,
इसमें जो है हम क्रॉस ब्रीडिंग कर लेते हैं, मतलब और नेचुरल ब्रीडिंग होती है जिसमें हम कोई भी ब्रीड जो आपका अवेलेबल है, गाँव देहातों हर जगह होते हैं, उससे ब्रीडिंग होती है। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, इट इज़ इंजेक्टिंग द सीमेन ऑब्टेन फ्रॉम द डिजायर्ड बुल। वही मैंने बताया आपको कि डिजायर्ड बुल चाहे जर्सी चाहे साहिवाल फ्रिजियन जिसको भी आपको चाहिए वो स्टोर होता है बैंकों में। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर से बात करते हैं कि मुझे ये वैरायटी चाहिए, ये सीमेन चाहिए, वो आपको सीमेन मिल जाता है। तो इस तरीके से कलेक्शन ऑफ सीमेन फ्रॉम ए हेल्दी मेल ऑफ द मिल्क, अच्छे मेल से उसका कलेक्शन होता है, उसको अच्छे से स्टोर किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, उसको सीमेन को अच्छे से हम स्टोर करते हैं, उसमें केमिकल डालते हैं जिससे वो उसके स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो, मरने ना पाएँ। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेन, अब जब उसको आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना होता है तो ले जाते हैं और उसको वेजिना के अंदर उसको सीमेन डाल देते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाइडली यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ काऊ। इससे हम अगर हमारे पास जैसे डॉग है, सीप है, गोट है, पोल्ट्री है, सभी वैरायटी में अगर हम इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल करते हैं तो उससे हमें वैरायटी मिल जाती है। जो वैरायटी आपको चाहिए उस वैरायटी के आपके ऑफस्प्रिंग्स बच्चों को मिल जाते हैं। साहिवाल देखिए, है ना, फ्रिजवाल देखिए, होल्स्टीन फ्रिजियन देखिए, ये सारे के सारे मिल सकते हैं। तो इसी का एडवांटेज है, इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोजनी। इसकी प्रोजनी जो होंगी, उनके बच्चे होंगे अच्छी क्वालिटी के होंगे। इट मोर रिलायबल दैन द नेचुरल मेथड ऑफ, और ये रिलायबल होता है यानी कि श्योर है कि जो वैरायटी का सीमेन आपने लिया है वही वैरायटी का ऑफस्प्रिंग उसके मिलेंगे आपको। इट इज़ चीपर बिकॉज सीमेन इज ए वायल इज टू ईजी टू बी कैरी टू एनी प्लेस। चीपर होता है, आसानी से आपको मिल जाता है। आजकल जो है नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो आप एक प्लेस पर गए, डॉक्टर के यहाँ गए, हॉस्पिटल गए, वहाँ से आपको जो डिजायर्ड है आसानी से मिल गया। सीमेन फ्रॉम वन बुल कैन बी यूज टू, है ना, इम्प्रेगनेट सेवरल थाउजेंड काउज, और एक बुल का सीमेन हजारों गायों के लिए, हजारों फीमेल के लिए यूजफुल हो जाता है। तो इस तरीके से दिस वाज द टॉपिक कंसर्निंग एनिमल हस्बेंड्री। इस टॉपिक में आपने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री में हम एनिमल को पालते हैं और एनिमल्स से जो है फिर हमको कैसे उनको रखना है, उनका मैनेजमेंट, एवरी थिंग्स वी हैव टू मैनेज इन एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज़ द वीडियो ऑन हस्बेंड्री कि इससे ऑक्यूपेशन बढ़ते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, कैटल फार्मिंग में। और हमने आपको आज कैटल फार्मिंग पढ़ाया। कैटल फार्मिंग में आपको काऊ, बफेलो, पिग्स, है ना, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ में आती हैं। ये मैंने किया है। In this lesson, we will look at cattle farming. Which animals do cattle include? Cows? Yes, cows and bullocks, oxen, bulls are the most common cattle. What purposes do the cattle serve? They are dual purposed, and can you guess what those two purposes are? What is the main thing we get from cattle? Milk, that's right. Cattle farming comprises of milked animals, or in simple words, animals that provide us with milk. Milk, as we know, is the crux of the dairy industry. A variety of dairy products require milk as their raw material. However, the milking period of milked animals is very short. How do farmers ensure a constant supply of milk production throughout the year? This can be done by increasing the lactation period of these animals. What do we mean by the lactation period? This is the period during which the mother feeds the young cattle. Where would we find such species of cattle? Do all species have long lactation periods? Unfortunately, that is not the case. Only exotic breeds of cattle have long lactation periods. Such exotic breeds have many desirable qualities apart from long lactation periods. They have excellent resistance to diseases. These exotic breeds have been crossbred to find the ideal type of cattle. However, having exotic breeds of cattle does not ensure good outcomes of cattle farming. Cattle need to be taken care of. This involves a lot of efforts on the part of the owners. They need to make adequate provisions of shelter and food for animals. These shelters must adhere to basic requirements of hygiene. Clean shelters, for instance, are a must.
They need proper ventilation. Food, on the other hand, must be provided for two major reasons. First, food should sustain their needs for maintenance of the body. Secondly, additional food must be provided to suffice their bodily needs for producing milk. Is there anything specific that must be given to cattle? Well, cattle feed must consist of roughage, which is nothing but fiber. They should also be provided with micronutrients. This is with regard to their food requirements. What about the need to be protected from diseases? In order to protect cattle from diseases, which can be seen as well as those which are internal, cattle must be vaccinated. They must be closely monitored and proper medical facilities must be made available to them. If all these are in place, cattle farming can be a rewarding occupation. Cattle farming does serve the purpose then. What other purpose does cattle farming serve? Cattle, as we know, are used as draft animals. Bullocks, oxen and bulls are used for farm labor. What work do cattle do on the farms? They are used for tilling, for driving carts and for irrigation as well. There are two species of cattle that are most commonly used. Do you know what their scientific names are? They are known as Bos indicus cows and Bos bubalis buffaloes. The names are quite long, aren't they? Well, we can always refer to them as cattle or cows and buffaloes. With that, we have studied quite a lot about cattle, haven't we? In our next video, we will look at the idea of poultry farming. Trust me,